नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? पुरातत्व संबंधी खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला जाता है, यानी प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अब प्रश्न उठता है कि ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो ऐसा काल जिसमें सभ्यता की जो लिपि थी उनका ज्ञान तो था, लेकिन उनका वाचन नहीं किया जा सका है, उसके अर्थ को स्पष्ट नहीं किया जा सका है, उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वो पुरातात्विक खुदाई से मिले सामानों के आधार पर प्राप्त हुई है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, एक विद्वान थे जॉन मार्शल और एक का नाम था गार्डन चाइल्ड। जॉन मार्शल और गार्डन चाइल्ड ने कहा कि सैंधव सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से हुई है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था। तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। जो धौलावीरा है ये ऐसा हड़प्पाई नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। यदि हम धौलावीरा की लोकेशन के बारे में बात करें तो धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ के रन में बसा हुआ है। याद रखिएगा, जो धौलावीरा है ये नगर आयताकार बना हुआ है और ये नगर 3 भागों में विभक्त था। एक बात और याद रखिएगा, ये जो धौलावीरा है ये भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यदि हम बात करें धौलावीरा के उत्खननकर्ता की तो याद रखिएगा आर.एस. बिष्ट साहब इसके उत्खननकर्ता हैं। धौलावीरा से प्राप्त अन्य अवशेषों की बात करें तो इसमें घोड़े के अवशेष, विशाल जलाशय, 10 संकेताक्षर का जो साइन बोर्ड है वो भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ। 9 वर्णों का जो अभिलेखी साक्ष्य है वो भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। जरा अन्य विकल्पों को भी देख लीजिए। विकल्प ए में लिखा है लोथल। याद रखिएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और लोथल गुजरात राज्य में है। यदि हम इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो लोथल के उत्खननकर्ता हैं आर.एस. राव। याद रखिएगा, लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, 3 युगल समाधियां के जो साक्ष्य हैं वो भी लोथल से प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ चालाक लोमड़ी का जो चित्र है वो भी लोथल से प्राप्त हुआ है। यदि आप विकल्प बी को देखेंगे तो कालीबंगा लिखा हुआ है। याद रखिएगा, ये जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे है और यदि राज्य आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा कालीबंगा राजस्थान राज्य में है। यदि यहां से प्राप्त हुए अवशेषों पर बात कर लें तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो आपका जवाब होगा कालीबंगा से। अग्निकुंड और वेदिकाएं भी कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। चूड़ियों के साक्ष्य, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, कालीबंगा से प्राप्त हुई। कच्ची ईंटों के मकान कालीबंगा से, और जो प्राचीन समय में भूकंप के साक्ष्य हैं वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुए। जरा विकल्प डी को भी देख लीजिए, सुरकोटदा। याद रखिएगा, ये जो सुरकोटदा है ये भी गुजरात के कच्छ में है और सरस्वती नदी के किनारे। यदि हम सुरकोटदा के उत्खननकर्ता की बात कर लें तो जगपति जोशी साहब है। याद रखिएगा, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि और अस्थि कलश के साक्ष्य प्राप्त हुए। इतनी जानकारी आपको सामान्य तौर पर होनी चाहिए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ये जो अश्वपति हैं ये कैकेयी के राजा थे, यानी यहां प्रश्न संख्या 3 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उपनिषद पर। सबसे पहले उपनिषद के अर्थ को समझिए, कई बार इससे भी जुड़ा प्रश्न पूछा गया है। याद रखिएगा, ये जो उपनिषद है ये उप और निष धातु से बना है। उप का अर्थ होता है समीप और निष का मतलब होता है बैठना, अर्थात उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यदि हम बात करें वेदों के अंतिम भाग की तो वो है उपनिषद, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यदि हम उपनिषद में वर्णित राजाओं की बात करें जिससे रिलेटेड ये प्रश्न है, तो अभी आपने जाना केकय के राजा अश्वपति थे। इसी प्रकार इसमें पांचाल के राजा प्रवाहड़ जवाली का भी जिक्र है। अगर हम बात करें विदेह के राजा तो इसमें विदेह के राजा जनक का जिक्र है। और यदि हम काशी की बात कर लें, जो कि विकल्प ए में लिखा हुआ है, यहां काशी के राजा थे अजात शत्रु। ठीक है, तो इतने राजाओं को भी आप याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि उपनिषद की संख्या कितनी है तो आपका जवाब होगा 108। इतने प्रश्नों को आप उपनिषद के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि जो ऋग्वेद है उसकी मूल लिपि है। तो याद रखिएगा, जो ऋग्वेद है उसकी मूल लिपि ब्राह्मी है।
यानी प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। और यदि हम बात करें ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या की, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। यदि सूक्त पूछा जाए तो 1028 है। और यदि ऋग्वेद में मंत्र या ऋचाएं पूछी जाए तो आपका सही जवाब होगा 10,580। याद रखिएगा, जो ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित हैं उनको होता कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, यदि हम ऋग्वेद के ब्राह्मण की बात करें तो ऐतरेय और कौशिकी, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं किसके? ऋग्वेद के। ये भी आप याद रखेंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किसकी है? तो याद रखिएगा 250 बार उल्लेख इंद्र का है। और यदि पूछा जाए दूसरे नंबर पे तो याद रखिएगा 200 बार उल्लेख है अग्नि का। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, गृह त्याग। जो बुद्ध के जीवन में महाभिनिष्क्रमण है वो गृह त्याग को कहा जाता है। याद रखिएगा, यहां पर यह भी फैक्ट आपको जानना आवश्यक है कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यदि गृह त्याग के चिन्ह की बात कर ली जाए तो इसका चिन्ह होता है घोड़ा। याद रखिएगा, यदि हम गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लें तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा, अशोक के रुम्बनदेही अभिलेख से इसका साक्ष्य मिलता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। याद रखिएगा, शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया देवी था जो कि कोलिय गणराज्य की कन्या थी। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, यदि हम विकल्प में दिए गए शब्दों पर भी चर्चा कर लें तो आप देख रहे हैं विकल्प ए में लिखा है कि महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग गौतम बुद्ध के शरीर त्याग से हुआ है, यानी उनकी मृत्यु से संबंधित है। याद रखेंगे, यदि आप शरीर त्याग से संबंधित, मृत्यु से संबंधित चिन्ह की बात कर लें तो चिन्ह है स्तूप। विकल्प बी में उनके जन्म से संबंधित बात की गई है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित जो चिन्ह है वो है कमल और साण। इतनी बातें यहां पर आप याद रखेंगे। यहां पर एक फैक्ट और कोरिलेट कर लीजिए कि जो गौतम बुद्ध है उनका प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, या इसको कई जगह आप ऋषिपत्नम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए थे उनका सही कालानुक्रम क्या होगा, यानी उनका सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए। उसमें सबसे पहले क्या है? सबसे पहले दुख है, उसके बाद दुख का कारण, फिर दुख का निरोध और अंत में आता है दुख निरोध का मार्ग। यानी यहां पर आपका पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा और लास्ट में सी आएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अब जरा इसके प्रॉपर शब्द के बारे में जान लीजिए। जो पहला आर्य सत्य है वो है दुख। दुख का मतलब यह है कि संसार में सर्वत्र दुख है और यदि जीवन है तो दुख रहेगा। क्लियर? दूसरा आता है दुख समुदाय। दुख समुदाय का मतलब होता है कि दुखों का कोई ना कोई कारण होता है, जो डी विकल्प में लिखा है। इसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो हुआ है दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोध का मतलब है कि दुख का अंत जो है वो संभव है। और अंतिम है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसका मतलब ये होता है कि दुख के मूल का जो नाश है उसके लिए जो उपाय है उसकी चर्चा हो रही है, और उसके लिए उपाय क्या बताया गया है? अष्टांगिक मार्ग। क्लियर है? तो इतनी बातों की आप ध्यान में रखेंगे, यानी जो सही क्रम होगा 4 आर्य सत्य का वो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। क्लियर है? इस प्रकार यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहां पर जो सबसे पहला मंदिर लिखा है बृहदेश्वर मंदिर। आप सभी को पता है कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था, इसलिए इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और राजराज प्रथम जो है ये किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो ये चोल साम्राज्य के शासक थे। दूसरे नंबर पर लिखा है गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर। याद रखिएगा ये जो गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर है ये चोल राजा राजेंद्र प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तीसरे नंबर पर लिखा है कि महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। याद रखिएगा ये जो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है ये पल्लव कालीन मंदिर है, और ये जो पल्लव कालीन मंदिर है ये राज सिंह शैली में बना हुआ है। और जो चौथे नंबर पे सप्त पैगोडा है ये भी पल्लव कालीन ही मंदिर है, लेकिन ये मामल्य शैली में बना हुआ है। तो यहां पर इस प्रश्न को करने से पहले
सबसे पहले मैं आपको पल्लवकालीन जो स्थापत्य है उसमें जो विभिन्न शैलियां हैं उनके विकास का एक क्रम बता देते हैं, ताकि आपको प्रश्न को करना आसान हो जाएगा। देखिए, पल्लवकालीन स्थापत्य के लिए जो शैलियां हैं उसमें सबसे पहली शैली आती है महेंद्र शैली। याद रखिएगा, महेंद्र शैली का जो समय है वो है 610 से 640 ईस्वी। ठीक है, यानी सबसे पहले महेंद्र शैली 610 से 640 तक। दूसरे नंबर पे आती है मामल्य शैली जो कि 640 से 674 ईस्वी तक। और तीसरे नंबर पे राज सिंह शैली आती है 674 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। क्लियर है? तो इस प्रकार आप जब इसका सही कालानुक्रम सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले सप्त पैगोडा आ जाएगा। सप्त पैगोडा क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये मामल्य शैली में है 640 से 674 ईस्वी तक। उसके बाद महाबलीपुरम का तटी मंदिर आएगा क्योंकि ये राजसिंह शैली का है, तो यानी उसके बाद तीसरे नंबर का आएगा। फिर उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर क्योंकि इसका निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था, तो यहां पर फिर आप पहला लिख लेंगे। और अंत में गंगैकोंडचोलपुरम जिसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था उसको लिख देंगे। तो जो आपका सही कूट बनेगा वो 4 3 1 2 का बनेगा। इस प्रकार यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? यदि आपने ये फाइंड आउट करने में अपने आप को सफल कर लिया कि यहां पर 2 चोलकालीन है और 2 पल्लवकालीन, और पल्लवकालीन में जो शैलियां हैं उनका क्रम क्या है, अगर आपको ये पता होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको आगे गलत ना करें, इसलिए आप इसका ध्यान देंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो यहां प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प सी। ये जो टोट वारियम था ये चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। देखिए, ये जो चोलकालीन सभ्यता थी इसमें ग्रामीण समितियों की गतिविधियों को देखरेख करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति बनी थी जिसको क्या कहते थे, जिसको कहते थे वारियम। क्लियर है? यहां पर जरा कुछ और वारियम दिए गए हैं, जरा इनको भी देखिए। जैसे अभी आपने देखा कि उद्यान प्रशासन का जो कार्य है वो टोट वारियम देखता था। यदि विकल्प में ए में दिए गए वारियम की बात कर लें जिसको लिखा हुआ है पोन वारियम, याद रखिएगा ये जो पोन वारियम था ये स्वर्ण समिति को कहा जाता है। यदि विकल्प बी में लिखे गए एरी वारियम की बात कर लें तो एरी वारियम का संबंध तालाब समिति से था, और जो डी विकल्प में लिखे गए समोत्सर वारियम लिखा है इसका संबंध वार्षिक समिति से था। तो इन सभी वारियम से संबंधित जो समितियां हैं उनको आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अगर एक बार उद्यान प्रशासन से संबंधित वारियम पूछा जा चुका है तो अन्य वारियम भी पूछे जाने की संभावना है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। पहला लिखा है पाणिनि, तो पाणिनि का संबंध किससे है? अष्टाध्यायी से, इसलिए आप ए को तीसरे के साथ कोरिलेट कर लेंगे। यदि हम वात्स्यायन की बात करें तो इनका संबंध कामसूत्र से है, यानी आप बी को पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम चाणक्य की बात करें तो इनका संबंध अर्थशास्त्र से है, इसलिए आप सी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम कल्हड़ की बात करें तो इनका संबंध राजतरंगिणी से है, इसलिए आप डी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे, और जो सही कालानुक्रम बनेगा वो 3 1 4 2 का बनेगा, और प्रश्न संख्या 9 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शासकों के नाम का जो सही कालानुक्रम है उसको सेट कीजिए। देखिए यहां पर अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहला नाम आ जाएगा यशो वर्मा का। याद रखिएगा, यशो वर्मा के संबंध को अगर देखें तो ये 930 से 950 ईस्वी के समय से इनका संबंध है। यदि इनके कामों की बात कर ली जाए तो जो खजुराहो में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है जिसको आप चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण यशो वर्मा ने ही करवाया था, यानी सबसे पहले यशो वर्मा आ जाएंगे। यदि हम बात करें दूसरे नंबर पे तो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे धंग। इनका संबंध 950 से 1002 तक था। अगर हम बात करें धंग की तो याद रखिएगा जो यशो वर्मा थे उन्हीं के पुत्र थे धंग, और ये चंदेल वंश के बहुत प्रसिद्ध शासक भी रहे। तीसरे नंबर पे नाम आ जाएगा विद्याधर का, यानी जो तीसरे नंबर पे पहला कूट आ जाएगा तो विद्याधर, ये भी चंदेल शासकों में शक्तिशाली शासकों में इनका नाम आता है। इनका संबंध 1019 से 1029 ईस्वी तक था। और अंत में आएगा नाम कीर्ति वर्मा का, जिनका समय 1060 से 1100 ईस्वी तक था। याद रखिएगा, महोबा के निकट जो कीर्ति सागर नामक जलाशय है उसका निर्माण कीर्ति वर्मा के द्वारा कराया गया था। इस प्रकार आपने यहां पर चंदेल शासकों का एक सही कालानुक्रम देखा, और जो सही कालानुक्रम बना वो क्या है? 3 2 1 4। इस प्रकार जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ये अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला सुल्तान था। याद रखिएगा, जो फिरोज शाह तुगलक है इसका शासनकाल
1351 से 1388 ईस्वी तक था। और जब वो दिल्ली की गद्दी पर आसीन था तो उसने भारत में अनेक नहरों का निर्माण कराया था, इसलिए भी अशोक फिरोज शाह तुगलक का नाम फेमस है। इसके अलावा जो मूल प्रश्न में पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, इसने अशोक के दो स्तंभ को दिल्ली लाया। एक था मेरठ से और दूसरा था टोपरा से। याद रखिएगा, जो मेरठ वाला स्तंभ है वो दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के निकट स्थापित करवाया गया वर्तमान समय में, और जो टोपरा वाला स्तंभ है वो फिरोजाबाद का जो मस्जिद है उसके निकट स्थित है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। और ये मूल बात है कि जो अशोक से संबंधित जो स्तंभ है उनको दिल्ली लाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो है ये अपने कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसने कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए। जैसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको जरा सा यहां पर संबंधित कर दिया जाए। जो फिरोज शाह तुगलक है इसने जौना खां के नाम पर जौनपुर की स्थापना कराई। आप सभी को पता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसको जौना खां के नाम से जाना जाता है। तो यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जौनपुर की स्थापना किसके नाम पर, तो मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां के नाम पर। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया था, जिसे हब ए सर्व के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए दीवान बंदगान की स्थापना की। खैराती अस्पताल भी बनाया जिसका नाम था दारुल शफा। तो इतनी बातों को आप फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। पहला दिया गया है तारीख ए हिंद। तो याद रखिएगा, जो तारीख ए हिंद है इसका संबंध किससे? अल बरूनी से। यानी आप ए को तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें तारीख ए दिल्ली की, तो तारीख ए दिल्ली से किसका संबंध है? तो इसका संबंध है खुसरो से। यानी बी को आप चौथे के साथ, यानी अमीर खुसरो की बात हो रही है यहां पर। यदि हम सी विकल्प में रेहला की बात करें तो कई बार मैंने चर्चा की है कि इसका संबंध किससे? इब्न बतूता से, जो मोरक्को का यात्री था। यानी सी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और चौथे विकल्प में लिखा है तबकात ए नासरी, और तबकात ए नासरी का संबंध किसे? मिनहाज से। यानी डी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे और जो आपका सही कोड बनेगा वो 3-4-1-2 का बनेगा। 3-4-1-2 के आधार पर सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा जा रहा है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। यह कथन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, अगर हम मध्यकाल की उन राजाओं के बारे में चर्चा कर लें जिन्होंने संगीत पर संस्कृत में लिखी गई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया था, तो इसमें आप फिरोज शाह तुगलक का नाम ले सकते हैं और सिकंदर लोदी का नाम ले सकते हैं। क्लियर? कारण की बात करें तो कारण में लिखा है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। देखिए, जो कारण में स्टेटमेंट लिखा गया है ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो कारण है वो दिए गए कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए यहां पर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रही है। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। देखिए, यहां पर जितनी भी घटनाएं दी गई हैं, सबसे पहले आप उसके ईयर को देख लीजिए। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ जजिया कर की समाप्ति। आप सभी को पता है कि अकबर के काल में जो जजिया कर की समाप्ति हुई थी, ये कब हुई थी? 1564 में हुई थी। यदि हम बात करें इबादत खाने के निर्माण की, तो जो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के निर्माण की बात है वो 1575 से संबंधित है। यदि हम बात कर लें विकल्प सी की, तो मजहर पर हस्ताक्षर, तो याद रखिएगा मजहर पर हस्ताक्षर 1579 से संबंधित है, यानी 1579 से संबंधित है। यदि हम बात करें दीन ए इलाही की स्थापना की, ठीक है, तो इसका संबंध किससे? 82 से, यानी ये 1582 से संबंधित है। कौन? दीन ए इलाही। क्लियर है? तो इस प्रकार जो आप सही कालानुक्रम व्यवस्थित करेंगे वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा जजिया कर की समाप्ति, दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा इबादत खाने का निर्माण, तीसरे नंबर पे मजहर पर हस्ताक्षर, और चौथे नंबर पे हो जाएगा दीन ए इलाही की स्थापना। यानी जो सही कूट बनेगा वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे का बनेगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प ए। यहां पर अकबर के समय की कुछ और घटनाएं आपको निश्चित तौर पर याद रखनी चाहिए, जैसे दास प्रथा का अंत। याद रखिएगा, दास प्रथा का अंत और पर्दा प्रथा का अंत, ये दोनों 1562 से संबंधित है। यदि हम अकबर के समय में जो तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति है उसकी बात कर लें तो ये 1563 से संबंधित है। आप इसको भी याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि इलाही संवत की स्थापना, मतलब इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1583 में। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए।
देखिए यहां पर जो सबसे पहला नाम आएगा वो आएगा जहांगीर का। क्लियर है? तो यहां पर जहांगीर को आप सबसे पहले लेंगे, क्यों? क्योंकि जहांगीर का जो समय है वो 1605 से 1627 तक है। दूसरे नंबर पे आएगा नाम मोहम्मद शाह रंगीला। ये कब से? 1719 से 1748 तक। तीसरे नंबर पे नाम आएगा अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली 1761 के समय में आया, तो यहां पर आप इसको तीसरे क्रम पर रखेंगे। और अंत में यहां पर नाम आएगा बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इनका समय 1837 से 1857 तक था। तो जो आपका सही कूट बनेगा कलानुक्रम के आधार पर वो 3 2 1 4 का बनेगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 15 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? क्योंकि यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? जो अंग्रेजों की फौज थी वो शक्तिशाली थी। याद रखिएगा, अगर हम अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई की बात करें तो उसमें सबसे निर्णायक लड़ाई हुई थी, वो हुई थी वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? 1760 में। याद रखिएगा, समय था तृतीय कर्नाटक युद्ध का। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है ये 1757 से लेकर 63 तक रहा। इसी तृतीय कर्नाटक युद्ध के बीच में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का निर्णायक युद्ध होता है, जो 1760 में हुआ, जिसमें फ्रांसीसी जो थे वो बुरी तरीके से पराजित हो गए। याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं जो यहां मूल प्रश्न में कि वो असफल क्यों हुए, तो याद रखिएगा फ्रांसीसियों की हार का जो मुख्य कारण था वो था इंग्लैंड की जो नौसेना थी उसका ज्यादा शक्तिशाली होना। और एक बात और जान रहे हैं आप कि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ऑस्ट्रिया में लड़ाई चल रही थी उत्तराधिकारी युद्ध की, और इसमें जो फ्रांस की जलशक्ति थी उसका बहुत हानि हो चुकी थी। ये भी एक कारण था। इसलिए जो अंग्रेजों के पास शक्ति थी नौसेना की वो ज्यादा शक्तिशाली थी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 16 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो याद रखिएगा, जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला जो प्रथम मराठा सरदार था उसका नाम था पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए यहां पर एक बात याद रखिएगा, 1801 में जसवंत होलकर की सेना पूना पर आक्रमण करके पेशवा और सिंधिया की जो संयुक्त सेना थी उसको क्या कर देती है? पराजित कर देती है। और इसी के बाद बाजीराव द्वितीय ने 1802 में अंग्रेजों के साथ एक संधि की जिसको कहा जाता है बसीन की संधि, और यही संधि मराठों के द्वारा अंग्रेजों के साथ प्रथम सहायक संधि थी। क्लियर है? तो इसके बैकग्राउंड को भी आपने देखा और यह भी देखा कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि विलय का सिद्धांत, इसके तहत राज्यों का जो विलय हुआ इसका सही कालानुक्रम क्या होगा? आप सभी को पता है कि जो विलय का सिद्धांत है इसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है और यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसके तहत जो विलय करने वाले राज्यों का जो क्रम है उसमें यहां पर सबसे पहले सतारा आ जाएगा, क्योंकि इसने 1848 ईस्वी में विलय किया था। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे रहेगा बघात, ये 1850 में आया था। तीसरे नंबर पे आएगा उदयपुर, क्योंकि ये 1852 में सम्मिलित हुआ था। और उसके बाद आएगा झांसी, क्योंकि ये 1854 में शामिल हुआ था राज्य। इस प्रकार जो आपका सही कूट बन रहा है वो बन रहा है 1 3 4 2 का। इस प्रकार प्रश्न संख्या 18 का विकल्प सी सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि 1856 में अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का जो व्यापार संतुलन है वो अनुकूल था, और कारण में बताया जा रहा है कि धन की निकासी का जो स्वरूप था वो अप्रतिफलित निर्यात था। देखिए यहां पर चूंकि ब्रिटिश काल में आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता था, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो व्यापार का जो संतुलन था वो अनुकूल था। लेकिन कैसा था? अप्रतिफलित था। अप्रतिफलित का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ब्रिटिश काल में धन की निकासी होती थी, जिसको आपने बहिर्गमन के सिद्धांत में पढ़ा होगा, उसके तहत जो राष्ट्रीय पूंजी थी उसकी 1/3 हिस्से को किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत से बाहर किया जाता था, और इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक या वाणिज्यिक सहायता या उसका प्रतिफल नहीं दिया जाता था। इसीलिए यहां पर लिखा है कि जो धन की निकासी का स्वरूप है वो अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है? इसलिए यहां प्रश्न संख्या 19 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी में कृषकों का जो विद्रोह था उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम दिए गए, आप उनको सही सुमेलित कीजिए। पहला लिखा है कुकी विद्रोह,
तो कुकी विद्रोह का जो संबंध था वो मणिपुर और त्रिपुरा के क्षेत्र में था, इसलिए आप ए को चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे। यदि हम बात करें कूका विद्रोह की, तो कूका विद्रोह का संबंध जो था वो पंजाब से था, इसलिए आप बी को पहले के साथ कोरिलेट कर देंगे। और यहां पर आपको ईयर भी याद रखना चाहिए, जो कुकी विद्रोह है ये 1917 से 1919 के बीच। और यदि हम बी विकल्प में लिखे हुए कूका विद्रोह की बात करें, तो कूका विद्रोह का जो समय था वो 1840 से 1872 तक था। तीसरा दिया गया है पावना विद्रोह। जो पावना कृषक विद्रोह था इसका संबंध बंगाल से था। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप सी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो पावना विद्रोह था ये 1873 से 1876 के बीच। और डी विकल्प में लिखा है बिरसा मुंडा विद्रोह, इसका संबंध झारखंड, वर्तमान झारखंड से है और उस समय वो बिहार में था। इसका अगर कार्यकाल देखा जाए तो ये 1899 से 1900 ईस्वी तक था, इसलिए आप यहां पर इन विद्रोह के संबंधित क्षेत्र के नाम भी याद रखेंगे और साथ ही साथ ईयर भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार आपको ईयर भी सुमेलित करने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार जो आपका सही कूट बनेगा वो 4 1 2 3 का बनेगा। और प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प डी 4 1 2 3। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां पर एक तरफ समाचार पत्र के नाम है और दूसरी तरफ उनके संस्थापक का नाम दिया गया है। विकल्प ए में लिखा हुआ है अल हिलाल। याद रखिएगा ये जो अल हिलाल समाचार पत्र है इसका संबंध मौलाना अबुल कलाम आजाद से है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अल हिलाल है इसका प्रकाशन उर्दू में कलकत्ता से हुआ था और 1912 में, ये भी याद रखेंगे आप। बी विकल्प में लिखा है न्यू इंडिया, इसका संबंध किससे, तो न्यू इंडिया का संबंध एनी बेसेंट से, ये बिल्कुल सही है। और ये जो न्यू इंडिया है इसकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी में। यदि हम एनी बेसेंट के कुछ और पत्र पत्रिकाओं के नाम को देख लें तो इसमें आप देखेंगे कॉमनवेल्थ जो अंग्रेजी में लिखा गया ये भी एनी बेसेंट से जुड़ा है। और तीसरा है मद्रास स्टैंडर्ड जो कि हिंदी में था, ये भी एनी बेसेंट से जुड़ा है। और याद रखिएगा इन तीनों का स्थान कहां था, मद्रास, यानी न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और मद्रास स्टैंडर्ड ये तीनों एनी बेसेंट से जुड़े हैं। सी विकल्प में लिखा है तहजीब उल अखलाक। ये जो तहजीब उल अखलाक है इसका संबंध सैयद अहमद खान से था, न कि मोहम्मद अली जिन्ना से, इसलिए यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा तहजीब उल अखलाक की जो प्रकाशन है ये उर्दू भाषा में किया गया था। क्लियर है। अगला है संवाद कौमुदी। ये जो संवाद कौमुदी है इसका संबंध राजा राम मोहन राय से है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ और देख लीजिए, जैसे, और एक बात और याद रखिएगा, ये जो संवाद कौमुदी है ये बंगाली भाषा में, इसके अलावा मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा में था, राजा राम मोहन राय से संबंधित है। तीसरा अगर आप देखेंगे जाम ए जहानुमा, जाम ए जहानुमा ये उर्दू में और ये भी राजा राम मोहन राय से संबंधित है। इसके अलावा बंगदूत, इसका संबंध भी राजा राम मोहन राय से। और ये जो चारों है इन चारों का स्थान कहां पर, कलकत्ता। क्लियर है। तो इतनी बातों को आप इसके कोरिलेट करके याद रखेंगे, यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ, यानी उस समय यह संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, प्रश्न संख्या 22 का विकल्प डी सही हो जाएगा, 1866 ईस्वी में। क्लियर है। याद रखिएगा ये जो देवबंद स्कूल थे ये अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ थे, यहां पर ये पूर्णतः प्रतिबंधित थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा विकल्प ए चितरंजन दास ने। याद रखिएगा ये जो अलीपुर षड्यंत्र केस है इसमें 1908 में अरविंद घोष, वारेंद्र घोष और अन्य लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। और ये जो अलीपुर षड्यंत्र है इसको मुरारी पुकुर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस षड्यंत्र के नाम से, मुरारी पुकुर षड्यंत्र के नाम से अलीपुर षड्यंत्र को जाना जाता है। याद रखिएगा इस षड्यंत्र में जो सजा हुई उसमें वारेंद्र घोष को आजीवन सजा हुई, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में अरविंद घोष को बरी कर दिया गया और इनको बरी कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो चितरंजन दास की थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले तो आपको यह समझना आवश्यक है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था। जरा इसके बैकग्राउंड को स्पष्ट करते हैं, उसके बाद इसके आंदोलन से संबंधित कथनों पर चलते हैं। याद रखिएगा आप सभी को पता है कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुई और इस बैठक में ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस प्रकार जो स्वदेशी आंदोलन है उसका प्रारंभ हुआ।
अब आइए इसके मूल प्रश्न पर। पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, ये सही है। बी विकल्प में लिखा है स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी सही है। और सी विकल्प में लिखा है आंदोलन ने बंगाल के किसानों की न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे शामिल हुए, ये भी कथन सही है। याद रखिएगा, ये जो स्वदेशी आंदोलन था इसमें जमींदार, शहरी निम्न मध्यम वर्ग, छात्र छात्रा, औरतें, ये लोग इसमें शामिल हुए थे। और डी विकल्प में कह रहा है कि ये बंगाल तक सीमित रहा, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए प्रश्न संख्या 24 का डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? इसका एक विस्तार बड़े क्षेत्र में था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसी के समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। यहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पूर्व घटी घटना के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट का बनना। आप सभी को पता है कि जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और उसी के पूर्व मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद ने एक एक्ट पारित किया था जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो देश के क्रांतिकारी हैं, जिनकी गतिविधियां निरंतर बढ़ रही है, उनको मात्र शंका के आधार पर बिना मुकदमा चलाए उनको जेल में बंद किया जा सके, ताकि इस गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। इसे भारतीय जनता ने काला कानून कहा, और इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल भी किया था। इसी के विरोध में सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई, और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने एक जनसभा का आयोजन किया था, वो किया था जालियांवाले बाग में। और इसमें जनरल डायल ने उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसको जालियांवाले बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जरा विकल्प में दिए गए अन्य घटनाओं को भी देख लेते हैं। ए विकल्प में लिखा है असहयोग आंदोलन। आप सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा, और ये जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, इसी दिन तिलक साहब की मृत्यु भी हुई थी। यहां पर आप देख रहे हैं कि सी विकल्प में लिखा है सांप्रदायिक अवार्ड। याद करिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद की घटना है। वहां के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश सरकार का यह उद्देश्य था कि वो किस तरह से मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी और हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने का ये प्रयास था, उसी तरह से एक और प्रयास किया जा रहा था, जिसको लेकर आपने देखा कि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे और बाद में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। डी विकल्प में लिखा है साइमन कमीशन का भारत आगमन। याद रखिएगा, जो साइमन कमीशन का भारत आगमन है यह हुआ था 1928 में, और आपको पता है कि साइमन कमीशन के विरोध में ही लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु हुई थी, जो अक्टूबर 1928 को हुई थी। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा है कि स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो स्वेज नहर है ये मिस्र में है, और इसमें ये जो स्वेज नहर है ये पूछा जाता है कि किस सागर को जोड़ती है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आपका जवाब होगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और यदि स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की तरफ पड़ने वाली नहरों के क्रम को देखें तो यहां पर लेक मंजला पड़ेगी, उसके बाद लेक टिम्सा पड़ेगी, उसके बाद ग्रेट बेटर लेक पड़ेगी, और उसके बाद लिटिल बेटर लेक पड़ेगी। इस प्रकार जो आपका सही क्रम बनता हुआ दिख रहा है वो बन रहा है विकल्प डी, यानी प्रश्न संख्या 26 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। मंजला, टिम्सा, ग्रेट बेटर लेक और लिटिल बेटर लेक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है क्लीवलैंड। ये जो क्लीवलैंड है ये किससे संबंधित है? लौह एवं इस्पात से, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा दिया डेट्रॉयट। डेट्रॉयट का संबंध मोटर गाड़ी से संबंधित है, ये भी सही है। सी विकल्प में लिखा है मेसाबी रेंज। मेसाबी रेंज का संबंध किससे है? ये लौह अयस्क से संबंधित है, न कि कोयला क्षेत्र से, इसलिए आप प्रश्न संख्या 27 का सी विकल्प सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि ये जो मेसाबी रेंज है ये अमेरिका में है। डी विकल्प में लिखा है फिलाडेल्फिया। ये जो फिलाडेल्फिया ये पोत निर्माण से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 27 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता है। ये कथन बिल्कुल सही है।
कारण में बताया जा रहा है कि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये जो कारण में स्टेटमेंट लिखा है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है वो उर्दू है और वहां के अधिकांश लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर ए सही है और आर गलत है, और प्रश्न संख्या 28 का यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। अगला है प्रश्न संख्या 29। यहां पर आपको सूची को सुमिलित करना है। एक तरफ नृजातीय समूह है और दूसरी तरफ उनके संबंधित देश का नाम है। यदि हम यहूदी की बात करें तो इसका संबंध आप इजराइल से करेंगे, यानी ए को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। टेडा की बात करें तो टेडा को आप लीबिया से संबंधित करेंगे, यानी बी को तीसरे के साथ। यदि हम बेजा की बात करें तो बेजा को आप मिस्र के साथ कोरिलेट करेंगे, यानी सी को पहले के साथ। और यदि हम डी विकल्प में लिखे हुए लुर की बात करें तो लुर को आप ईरान से संबंधित करेंगे, यानी डी को दूसरे के साथ। और जो आपका सही कूट बनेगा वो 4 3 1 2 का बनेगा। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प डी, यानी प्रश्न संख्या 29 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। देखिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर हम पृथ्वी पर घने वन की बात करें तो ये विषुवत रेखा के आसपास मिलते हैं। और जब विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा अर्थात 0 अंश अक्षांश रेखा की बात होती है तो आपको पता है कि वर्ष भर सूर्य यहां पर लंबवत किरणें पड़ती हैं। इसके कारण यहां पर उच्च तापमान होता है। उच्च तापमान के कारण यहां पर उच्च वर्षा होती है, और जहां पर उच्च वर्षा होगी वहां पर अधिक घने वन पाए जाएंगे। इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये घने काफी विस्तार में है। अगर आपका एग्जाम्पल लेना हो आपको तो आप अमेजन बेसिन के वन देख सकते हैं, कांगो बेसिन के वन देख सकते हैं, वो इसके उदाहरण है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 30 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखिए। प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि विली विली है। तो याद रखिएगा, ये जो विली विली है ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसलिए प्रश्न संख्या 31 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार आपने टाइफून को जापान और चीन से संबंधित देखा, हरिकेन को आपने अमेरिका से संबंधित देखा है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है। ये कितना है? लगभग 78%। इस प्रकार प्रश्न संख्या 32 का बी विकल्प से हो जाएगा। उसके बाद कौन सी गैस है? उसके बाद ऑक्सीजन आती है। क्लियर है? इसके अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 33। पूछा जा रहा है करीबा बांध निर्मित है किस नदी पर। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 33 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि ये जो जाम्बेजी नदी है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा रेखा निर्धारित करती है। क्लियर है? ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा जा रहा है स्वेज नहर बनने से भारत की जो पश्चिमी देशों से दूरी थी वो कम हो गई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण में बताया जा रहा है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अभी इसका जिक्र भी हुआ था पूर्व के प्रश्न में, तो यहां पर यह भी कारण भी सही है। यानी यहां पर कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि ये जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और यह नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई है। और इसके दक्षिण सिरे पर जो तेवफोक बंदरगाह है और उसके उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद स्थित है। ठीक है, और इसके बन जाने से एशिया और यूरोप के मध्य जो दूरी है वो क्या हो गई? कम हो गई है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है कि जो हरमुज जलसंधि है ये किसके बीच पाई जाती है। तो याद रखिएगा, हरमुज जो जलसंधि है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है, इसलिए प्रश्न संख्या 35 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर कुछ और विकल्प है, जैसे अगर पूछा जाए कि काला सागर और मरमरा सागर अर्थात मृत सागर के बीच में कौन है, तो याद रखिएगा काला सागर और मरमरा सागर के बीच में वासपोरस जलसंधि है। याद रखेंगे। इसी प्रकार विकल्प सी में आप देख रहे हैं अरब सागर और लाल सागर के बीच में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा अरब सागर और लाल सागर के बीच में वाब अल मंदेव जलसंधि है। कौन सी है? वाब अल मंदेव जलसंधि अरब सागर और लाल सागर के बीच में। विकल्प डी की अभी चर्चा हुई है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्वेज है। तो ये आपने यहां पर देख लिया। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए में लिखा है ब्राजील धारा। याद रखिएगा ये जो ब्राजील धारा है ये कहां पर है?
दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, कई बार ये गर्म है कि यह ठंडी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जो ब्राजील धारा है ये गर्म धारा है और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। अगला है हम्बोल्ट धारा। याद रखिएगा जो हम्बोल्ट धारा है ये कैसी धारा है, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो याद रखिएगा ये ठंडी धारा है और ये कहां पर है, तो देखिए ये सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा ये जो हम्बोल्ट धारा है ये दक्षिण प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्लियर है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे बहती है, इसलिए किसका हिस्सा होगी, दक्षिण प्रशांत महासागर का। क्लियर है, इस प्रकार प्रश्न संख्या 36 का बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखेंगे हम्बोल्ट धारा कैसी है, ठंडी है। विकल्प सी को भी देख लीजिए, गल्फ स्ट्रीम लिखा है और लिखा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये भी बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा ये जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये भी गर्म धारा है। डी विकल्प में लिखा है अगुलहास धारा। आप सभी को पता है कि अगुलहास धारा हिंद महासागर से संबंधित है, ये भी सही है। और याद रखिएगा ये भी गर्म धारा है। क्लियर है, इस प्रकार प्रश्न संख्या 36 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए में लिखा है ओरीविले। याद रखिएगा ये जो ओरीविले है ये पुडुचेरी से संबंधित, ये भी सही है। बी विकल्प में लिखा वैकानूर और इसको यूक्रेन से संबंधित बताया जा रहा है। याद रखिएगा ये जो वैकानूर है ये विश्व का प्राचीनतम और विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र भी है। आप सभी ने कई बार इसका नाम सुना होगा। याद रखिएगा ये कजाकिस्तान में अरल सागर के पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसलिए यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। वांडुंग की बात करें तो ये इंडोनेशिया, सही है। बट्टी कलोआ की बात करें तो ये श्रीलंका से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। पूछा जा रहा है कि मैगी नॉट रेखा कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो मैगी नॉट रेखा है ये भी कई बार पूछा गया है, ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। क्लियर है, यानी यहां पर आपका प्रश्न संख्या 38 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगी नॉट रेखा है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो यहां पर बी विकल्प में लिखा है पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो याद रखिएगा हिंडनबर्ग ये जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। यदि हम अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा की बात करें तो आपको पता है 49वीं समानांतर रेखा, ठीक है, ये किसके बीच है, अमेरिका और कनाडा के बीच में। डी विकल्प में लिखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। आप सभी जानते हैं कि जो डूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। क्लियर है, इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 38 का ए विकल्प सही हो जाएगा। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगीनॉट रेखा स्थित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थलबद्ध देश है। तो यहां पर देखिए विकल्प यहां पर ए में लिखा है अफगानिस्तान। आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान कहां पर स्थित है, तो ये अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में स्थित है और ये स्थलबद्ध है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें हंगरी की तो ये हंगरी कहां पर है, यूरोप में, और ये भी क्या है, स्थलबद्ध है। यदि हम बात करें मलेशिया की तो मलेशिया तटीय रेखा देश है, यानी ये स्थलबद्ध नहीं है। और स्विट्जरलैंड क्या है, स्विट्जरलैंड भी यूरोप में है और ये भी स्थलबद्ध है, यानी ये भी सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा, यानी इस प्रकार यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा स्थलबद्ध देश वो होते हैं जो जिनकी जो सभी सीमाएं हैं वो क्या हो, स्थलीय हो। ठीक है, यानी वो तटीय रेखा पर स्थित न हो। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों के साथ इजराइल अपनी सीमा साझा करता है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहां पर आपको पता है कि इजराइल की सीमा जो है वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ स्टैब्लिश है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 40 का ए विकल्प आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहां पर विकल्प ए में लिखा है बाल्को। बाल्को का मतलब है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये रायपुर में नहीं बल्कि ये छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है, इसलिए प्रश्न संख्या 41 का ए विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि आपको यह देखना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विकल्प बी में लिखा है हिंडाल्को। याद रखिएगा हिंडाल्को का संबंध पिपरी से है। यदि आपसे पूछा जाए कि पिपरी किस जिले में है तो याद रखिएगा सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। हिंडाल्को का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। वहीं बाल्को के संदर्भ में याद रखिएगा इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सी विकल्प में लिखा है नाल्को। याद रखिएगा नाल्को का फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी और इसकी स्थापना भुवनेश्वर में हुई, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, और ये 1981 में स्टैब्लिश हुआ। डी विकल्प में लिखा है एससीएल खेतरी से संबंधित है, ये भी सही है। इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 41 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है संगमरमर क्या है। तो याद रखिएगा संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, इसलिए प्रश्न संख्या 42 का विकल्प बी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कायांतरित चट्टानें कैसी होती हैं तो याद रखिएगा
आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों में ताप और दाब में होने से परिवर्तन जो होता है उससे कायांतरित चट्टानें बनती हैं। यदि हम संगमरमर के अलावा कायांतरित चट्टानों के उदाहरण की बात कर लें तो स्लेट, सिस्ट, क्वार्ट्ज ये सभी कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, धारवाड़। याद रखिएगा, धारवाड़ सेल तंत्र में आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो यह बहुत महत्वपूर्ण सेल तंत्र है और इसमें लौह अयस्क प्रमुख रूप से पाया जाता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यह आर्कियन समूह की चट्टानों का ही अवशेष है और जो अरावली पर्वत है इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। पूछा जा रहा है कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं किससे? तो याद रखिएगा, कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 44 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और आपको याद रखना है कि देश की जो सूती वस्त्र है वो इसी कपास पर केंद्रित है और ये जो कपास है ये भारत का देशज पौधा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45। पूछा जा रहा है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स अर्थात कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आपका जवाब होगा विकल्प डी 20। याद रखिएगा, भारत में 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है और यदि यह पूछा जाए कि कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों की संख्या कितनी है तो आपका जवाब होगा 60। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में आपको सूची को सुमेलित करना है। यहां पर एक तरफ नदियों के नाम है और दूसरी तरफ उन पर बने बांध दिए गए। यदि हम बात कर लें बेतवा नदी की तो बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, यानी ए को आप दूसरे से कोरिलेट करेंगे। यदि हम महानदी की बात करें तो महानदी पर हीराकुंड बांध है, यानी आप बी को पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें चंबल नदी की तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, यानी आप सी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम बात करें ताप्ती नदी की तो ताप्ती नदी पर काकरा पारा बांध है, यानी ककरा पारा बांध ताप्ती नदी पर, डी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे और जो आपका सही कूट होगा 2 1 4 3। इस प्रकार जो आपका सही आंसर होगा वो होगा विकल्प बी 2 1 4 3। प्रश्न संख्या 46 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 में पूछा जा रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम है। तो याद रखिएगा, कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। याद रखिएगा, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। यदि हम तमिल भाषा की बात करें तो इसे तमिल भाषा में पोन्नी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपने कावेरी नदी विवाद यानी कावेरी जल विवाद के बारे में सुना होगा। यह भी पूछा जाता है ये किन राज्यों के बीच है? तो याद रखिएगा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ शासित राज्य पुडुचेरी के बीच केरल जल विवाद है। यदि हम कावेरी नदी की सहायक नदी की बात कर लें तो कावेरी नदी की सहायक नदी है हेमवती, अर्कवती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबिनी, हरंगी। ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी हैं? कावेरी नदी की सहायक नदी है। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में पूछा जा रहा है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये अपनाई गई थी। तो याद रखिएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था है ये लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी, इसलिए प्रश्न संख्या 48 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली से संबंधित है और पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 से यानी 1959 से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो विभिन्न समितियों का गठन हुआ था उसमें बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी जिसे इंप्लीमेंट किया गया। और यह समिति कब बनी थी? तो यह 1957 से संबंधित है। क्लियर है? इससे संबंधित अन्य तथ्य आप जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 49। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? आप सभी को पता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये भारत के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1952 में शुरू किया गया था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत जो पहला कार्यक्रम शुरू हुआ था वो 1953 में प्रारंभ हुआ था, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। क्लियर है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का
भाग 16 जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा प्रश्न संख्या 50 का विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, साथ ही साथ आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है, वो भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक में दिया गया है। यदि हम एग्जैक्ट बात करें तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यदि हम आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात करें तो यह व्यवस्था अनुच्छेद 331 में दी गई थी। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि दी गई थी? क्योंकि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभा से आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था उसे समाप्त कर दिया गया। और ये कब से समाप्त माना जाएगा? 25 जनवरी 2020 से। याद रखेंगे। यहां पर जरा कुछ अन्य विकल्प पर भी देख लीजिए। विकल्प ए में लिखा है प्रशासनिक अधिकरण। आपने ये पढ़ा है कि जो अधिकरण है ये भाग 14 क से संबंधित है, और जो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 323 क। यहां पर बी विकल्प में लिखा है अखिल भारतीय सेवाएं। आप सभी को पता है कि अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 से संबंधित है और यह भाग 14 में है। सी विकल्प में लिखा है वित्त आयोग। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति महोदय को दी गई है, और ये जो वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 280 है ये भाग 12 के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता है कि भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविधाएं से संबंधित प्रावधान दिए गए। क्लियर है? यानी वित्त, संपत्ति और संविधाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो किसमें है? भाग 12 में। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर आपने इस प्रश्न को होलिस्टिक अप्रोच में 360 डिग्री में कंप्लीट किया। अगली क्लास में नए 50 प्रश्नों के साथ पुनः मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।